सो yesterday we saw 8 questions एंड उन 8 क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है उसको यूज कैसे करना है. व्हाट वाज द प्रिंसिपल? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन. पहले 5 क्वेश्चन में वर्क डन पूछा था, बट वर्क डन बाय विच फोर्स ये नहीं बोल, तो फिर कोई टेंशन नहीं, ये इजी क्वेश्चन. वर्क डन निकालना है, सीधा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करो. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लगेगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ये यूज किया, खत्म. बाकी के जो 3 क्वेश्चन थे उसमें कहीं पर पूछा है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स कितना है या वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना है, तो फिर आपको डिटेल में लिखना पड़ता है. करेक्ट. एंड देन लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे, एक में हमने पेंडुलम को नीचे से ऊपर लेकर गए, मेकिंग श्योर दैट स्टार्टिंग में और एंड में दोनों ही टाइम पे बॉडी रेस्ट पे है, इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाज 0. दूसरी बार क्या था, बॉडी ऑलरेडी ऊपर था, उसको मैंने छोड़ दिया, तो जब वो मीन पे आएगा तो उसके पास एक स्पीड होगी, और उस वेलोसिटी के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था, अंडर रूट ऑफ 2gl ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा. ये फॉर्मूला देखा हमने, याद है ये? कोई डाउट है किसी को? फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. अब जितना सिंपल काइनेटिक एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी उतना सिंपल नहीं है. आज का पूरा लेक्चर चला जाएगा सिर्फ ये पढ़ने में कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है. तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? फॉर एग्जांपल, मान लो ये ग्राउंड पे एक बॉडी है जिसका मास है m, और ये बॉडी इस तरफ चल रही है, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और मास है मान लो इसका कितना, 1 kg. आप काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हो? आप काइनेटिक एनर्जी निकालते हो हाफ एम वी स्क्वायर करके, और m मतलब मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी 1, v मतलब स्पीड, 5 स्क्वायर किया 25, 25/2, 12.5 जूल आपका क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया. एंड द कॉन्सेप्ट इज डन. किसी भी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको उसके पास मास चाहिए, और आपके बॉडी के पास क्या चाहिए, वेलोसिटी. मतलब क्या, बॉडी को चलना पड़ेगा बस. काइनेटिक एनर्जी 0 कब होगी? काइनेटिक एनर्जी 0 तब होगी जब बॉडी रुक जाए, है ना. अगर बॉडी रेस्ट पे आ जाए, वेलोसिटी 0, इन दैट केस आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? तो कोई भी बॉडी अपने आप के पास काइनेटिक एनर्जी कब रख सकता है? हर एक बॉडी के पास खुद का मास तो होगा ही. अब उस बॉडी को क्या करना है, सिर्फ चलना है. अगर वो मोशन में आ गया तो उसके पास स्पीड आ गई, स्पीड आ गई तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई. इतना सिंपल है. पोटेंशियल एनर्जी में ना कॉन्सेप्ट इतना सिंपल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? स्कूल में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, mgh. Slowly we will realize that this is not the formula. This is not the formula. अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अर्थ. अर्थ अपने आसपास एक क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है. इस फील्ड को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं. करेक्ट. अर्थ के आसपास में क्या है, एक ग्रेविटेशनल. अब ग्रेविटेशनल फील्ड है मतलब ऐसी किसी ने कोई बाउंड्री नहीं बनाई है, ये एक इमेजिनरी बाउंड्री है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया है कपड़ों पे, बॉडी पे, तो अब जहां पर भी वो इंसान होगा, आसपास में क्या आएगी, उसकी खुशबू आएगी. जो भी परफ्यूम है, जो भी सेंट है, उसकी महक आएगी. अब एक लिमिट तक ही स्मेल आएगी ना. कोई मुझसे 5 किलोमीटर दूर खड़ा है तो उसको मेरे कपड़ों से कोई महक नहीं आने वाली. आसपास में आओगे तो आपको महक आएगी. तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने जो परफ्यूम लगाया है, उस परफ्यूम का मेरे आसपास में क्या बना है, एक फील्ड बना है. अब वो एक्चुअली कोई बाउंड्री है क्या? ऐसा है, यहाँ पर ऐसा बाउंड्री लेके घूम रहा हूँ क्या, इसके अंदर आया तो स्मेल आएगा? ऐसा नहीं होता. वो एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है. अगर आप उस बाउंड्री में आ गए तो आपको स्मेल आएगा, नहीं तो फिर आपको स्मेल. तो उसी तरह अर्थ के आसपास में क्या बना है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना है. देखने में बोर्ड पे ये 2D दिखता है, बट एक्चुअली ये 2D नहीं है. आपको देख के सर्कल लगता है ना,
इट्स अ स्फीयर. इफ आई एम वेयरिंग सम परफ्यूम, तो क्या सिर्फ एक सर्कल में महक आएगी क्या? नहीं, एक पूरा स्फेरिकल पार्ट होगा. कैन यू इमेजिन? उस बियर में हर जगह पे आपको एक स्मेल आएगी. सिमिलरली अर्थ को अगर आप सेंटर समझते हो तो उसके आसपास में क्या बनेगी? एक ग्रेविटेशनल फील्ड. और ये फील्ड कैसी होगी? जैसे अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, वैसे ही किसी चार्ज के पास क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक प्रोटॉन है. प्रोटॉन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. तो जैसे अर्थ अपने आसपास क्या बनाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड. वैसे प्रोटॉन अपने आसपास क्या बनाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. और उसके वजह से हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. आर यू गेटिंग इट? आ रहा है समझ में? एंड एक और अगर मैं एग्जांपल ले लूं, सो वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से स्प्रिंग. वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग. तो ये स्प्रिंग को यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट से आपने बांध दिया. ये आपकी स्प्रिंग इस तरह से. और स्प्रिंग की वजह से हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इसी में आपका इलास्टिसिटी चैप्टर का स्ट्रेन एनर्जी भी इसी में आ गया. हाँ, इलास्टिसिटी का स्ट्रेन एनर्जी भी इसी में आ गया. और जितना मैं एकदम फास्ट रिकॉल कर पा रहा हूं, आपके पूरे फिजिक्स के सिलेबस में ये 3 ही चैप्टर है जहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो. आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आ गया, तो जब आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया जाएगा तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इजी लगेगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में ये भी इजी लगेगा. और यहाँ के बाद जब हम ऑसिलेशन करेंगे स्प्रिंग के क्वेश्चंस, तो आपको वो भी इजी लगने वाला है. ठीक है, अब देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो ये अर्थ है. अर्थ ने अपने आसपास क्या बना दिया? इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मान लो कोई इंसान यहां पर खड़ा है बराबर सरफेस पे. कोई इंसान थोड़ा सा ऊपर गया है, कुछ रॉकेट वॉकेट लेकर एक हाइट तक पहुंचा है. कोई इंसान यहां पर है, ऑलमोस्ट वहां पर जहां पर फील्ड खत्म होने वाली है. और कोई इंसान यहां पर है जहां पर फील्ड खत्म हो चुकी है. 4 इंसान ए, बी, सी और डी. मान लो चारों का वजन सेम है. 50 किलो के 4 आदमी 4 अलग अलग जगह पर खड़े हैं. पहला इंसान कहां पर खड़ा है? सरफेस के ऊपर. दूसरा अर्थ से काफी ऊपर है बट फील्ड के अंदर है. तीसरा अर्थ से काफी ऊपर है, फील्ड के अंदर है बट उस जगह पर है जहां पर फील्ड लगभग खत्म होने वाली है. और ये कहां पर है? फील्ड के बाहर. चारों इंसान का वजन कैसा है? 50 किलो. मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दीज 4 men आर सेम, बट सबके पास पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है. आर यू गेटिंग इट? इस इंसान के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्योंकि ये इंसान कहां पर है? फील्ड के बाहर. बट वही इंसान जब यहां पर आ जाता है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है. यहां पर आता है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है. यहां पर भी है तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है. अब मुझे ये बात बताओ, क्या इस इंसान की पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उसके खुद के ऊपर डिपेंडेंट थी? नहीं. अगर सिर्फ उसके खुद के ऊपर डिपेंडेंट होता ना, तो जब वो फील्ड के बाहर गया तो एनर्जी जीरो नहीं होनी चाहिए थी. आर यू गेटिंग इट? मतलब इस इंसान की पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उसका विषय नहीं है, वो इस बात पर भी मैटर करता है कि वो फील्ड में किस जगह पर प्रेजेंट है. आर यू गेटिंग इट? काइनेटिक एनर्जी में बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर डिपेंड करता है. क्या था फॉर्मूला? इफ यू रिमेंबर, काइनेटिक एनर्जी वाज हाफ mv². हर एक बॉडी के पास खुद का मास तो हो गई. अब अगर वो बॉडी चलने लगी तो उसके पास स्पीड आ गई और उसके पास काइनेटिक एनर्जी. तो बॉडी को कोई और चीज आसपास में क्या है उससे फर्क. यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर बॉडी को खुद पे तो मैटर करना ही पड़ेगा, वो दूसरी बॉडी पर भी डिपेंडेंट है कि वो उसके फील्ड में किस जगह पर है. ए इज वेरी क्लोज टू अर्थ, बी इज स्लाइटली फार फ्रॉम अर्थ, सी इज फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ, डी is far such that it has gone outside
द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तो डी का जो पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो हो गया और बाकी लोगों का पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ अलग अलग आता रहेगा। आ रहा है ये समझ में? अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। व्हाट इज द फॉर्मूला? माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम। ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे इनटू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का एक चैप्टर ही है, बट यहाँ पे जितने लोगों ने 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करी है, आप लोगों ने ये फॉर्मूला साइंस 1 में पहले ही चैप्टर में ग्रेविटेशन में ये फॉर्मूला हमने किया है। सीबीएसई और आईसीएसई वालों ने पैसे ज्यादा दिए, पढ़ाई कम करी है। ये वेक्टर में डिटर्मिनेंट के टाइम पे भी हमने देखा था, है ना? तो स्टेट बोर्ड वालों ने कम पैसे में ज्यादा पढ़ करा है। गुड। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? विच पोटेंशियल एनर्जी इज दिस? दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है फॉर्मूला? माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर। इसमें जी क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट मतलब 6.67 इंटू 10⁻²। ये एम क्या है? ये है मास ऑफ द अर्थ। ये स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ दिस मैन, मतलब मास ऑफ द बॉडी। और ये आर क्या है? ना, ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये इंसान, अभी देखो, अगर आपने ये नहीं लिखा ना सेंटर ऑफ द अर्थ, तो आप क्या देखोगे कि सर ये इंसान तो अर्थ के ऊपर ही है, इसका डिस्टेंस तो जीरो। नहीं, आपको डिस्टेंस सेंटर से देखना था। तो ये है इसका डिस्टेंस। इस इंसान का डिस्टेंस यहां से लेके सेंटर तक ये माना जाएगा। इस इंसान का डिस्टेंस यहां से लेके सेंटर तक ये माना जाएगा। और ये वाला इंसान कहां पर है? ये फील्ड के बाहर है ना? फील्ड के बाहर है, पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? इस इंसान के लिए जो डिस्टेंस है वो इंफिनिटी माना जाएगा। इफ somebody इज आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, उस व्यक्ति या उस बॉडी या उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना माना जाएगा? हम हमारे सिलेबस में इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ते, वैसे भी ये तो बाहर चला गया है ना, हटा दो इसको। व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी अबाउट? पीपल और द बॉडीज विच आर इन टू द फील्ड। अब अगर इनकी बात करें तो इन तीनों का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर। इसमें एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ। ये एम क्या है? तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अर्थ पे भी डिपेंड कर रही है और इस बॉडी पर भी? अरे दोनों की बात है। अरे गेटिंग इट? अर्थ का खुद का अगर वजन कम हो गया तो मास ऑफ द अर्थ भी तो कम हुआ ना, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और अगर अर्थ हैवी हो गई तो मास बढ़ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वापस चेंज हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? थोड़ा सा अगर मैथ्स की बात करें, मास ऑफ द अर्थ बढ़ने पर ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा, बढ़िए बढ़ रहा है नेगेटिव में, मतलब कम हो रहा है। और मास ऑफ द अर्थ अगर कम हो गई तो ये एम कम होगा, ये कम होगा तो ये पूरा वैल्यू भी कम हो रहा है, बट वो कम हो रहा है नेगेटिव में, मतलब वो बढ़ रहा है। आर यू गेटिंग इट? यार है समझ में? अगर कोई ऑब्जेक्ट फील्ड के बाहर जा चुका है तो डिस्टेंस कितना? ओ, यहां पर इनफाइनाइट डाला, एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो। जीरो को माइनस साइन लगती नहीं है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। कैन आई से दिस हैपेंस टू बी द मैक्सिमम वैल्यू? आर यू गेटिंग इट? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? जीरो। ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और बाकी सारे वैल्यूज कैसे हैं? माइनस में। तो माइनस में कुछ भी लो, जीरो से तो छोटा ही हुआ ना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या? जीरो। ये आप वीडियो देख के लिख लेना। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी ऑब्जेक्ट इज जीरो। ये मैक्सिमम वैल्यू है। और बाकी सारे वैल्यू कैसे होंगे? नेगेटिव में। ये आ रहा है समझ में? मेरा ये सब बताने का पर्पस क्या है कि जब मैं एक बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं तो सिर्फ उस बॉडी के मास पे और उस बॉडी के स्पीड पे फर्क पड़ता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, आई हैव अ मास, अगर मैं अभी चल रहा हूं मतलब आई हैव सम वेलोसिटी, मतलब आई हैव काइनेटिक एनर्जी।
और मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ मुझ ही पर डिपेंड करती है, बट मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मेरे मास पर डिपेंड करती है। मास ऑफ द बॉडी मतलब मैं ना, मास ऑफ द अर्थ, तो मैं अभी अर्थ पे खड़ा हूं, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के मास पर भी डिपेंड करती है, मेरे मास पर भी डिपेंड करती है, मेरा अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे जाके खड़ा हो गया तो मेरा सेंटर से डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो उस हिसाब से मेरी पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मैं अर्थ पे एक बड़ा सा गड्ढा करके, एक होल करके अंदर घुस गया तो ये डिस्टेंस कम हो गया ना, तो वापस मेरी पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। आर यू गेटिंग इट? तो क्या मेरी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ मुझ ही पर डिपेंड करती है? क्या मेरी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ मुझ पर डिपेंड करती है? ये अंतर है काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच में। आर यू गेटिंग इट? ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये वाला एग्जाम्पल भी समझेगा। यहाँ पर अर्थ ने अपने आसपास क्या बनाया था? ग्रेविटेशनल फील्ड। वैसे ही यहाँ पर एक प्रोटॉन ने अपने आसपास क्या बनाया है? उसने अपने आसपास बनाया है एक इलेक्ट्रो, एक्चुअली इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी होता ना तो वो भी अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता। प्रोटॉन अपने आसपास क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही बना रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हो? दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ। ये अट्रैक्शन रिपल्शन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए जितना अभी अकल है उस हिसाब से क्या है? दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। आर दे गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर? यस, दे अट्रैक्ट ईच अदर। एंड अगर मैं आपसे पूछता कि इस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो बिल्कुल ऐसा ही एक फॉर्मूला बनता है। आर यू गेटिंग इट? द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ के। एक्चुअली ये माइनस प्लस इज स्लाइटली डिपेंडेंट ऑन द चैप्टर। अभी चैप्टर मतलब केस। अभी के लिए फॉर्मूला क्या याद रखो? के Q1 Q2 बाय आर। जैसे उनका कांस्टेंट है G, वैसे इनका कांस्टेंट क्या है? K। Q1 और Q2 वहां पर क्या है? कैपिटल एम स्मॉल एम, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी। Q1 Q2 मतलब क्या? इसका चार्ज इसका चार्ज। और वहां पर क्या है? R, दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पर भी R क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पर प्लस माइनस ऐसा दोनों भी कुछ हो सकता है, ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर देख लेंगे। बट कहने का ये मतलब है कि इस पोटेंशियल एनर्जी के अगर आप फॉर्मूला को देखोगे, क्या वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे डिपेंड करता है? नहीं, वो इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ अर्थ के मास पे या इस इंसान के मास पे डिपेंड करता है क्या? वो दोनों पे डिपेंड करता है। आर यू गेटिंग इट? सिमिलरली जब आप एक स्प्रिंग की बात करते हो, आप क्या पढ़ते हो? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर आपने एक बॉडी को जोड़ दिया, इस बॉडी का मास है कितना? m। मान लो फिलहाल आपकी जो स्प्रिंग है वो है नेचुरल लेंथ पे। नेचुरल लेंथ मतलब ये पोजीशन क्या हो गई? ये बना आपका मेन पोजीशन। आर यू गेटिंग इट? अब अगर मैं इस ब्लॉक को पकड़ के अंदर धक्का दे दूं तो ये देखने में कैसा दिखेगा? आपकी पूरी जो स्प्रिंग है वो दब चुकी है, ये बॉडी आ चुकी है अंदर, इसका मास कितना? बॉडी इतना अंदर गई ना, करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। टुडे वी विल डिराइव दिस। ये के क्या है? स्प्रिंग का कांस्टेंट। ये हमने लॉज ऑफ मोशन में किया है स्प्रिंग फोर्स में। एक्स क्या है? कि ये बॉडी मेन पोजीशन से कितनी अंदर या कितनी बाहर आई है। आर यू गेटिंग इट? तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये स्प्रिंग पर भी डिपेंड कर रहा है, और ये एक्स मतलब क्या? वो अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन तीनों एग्जाम्पल से मुझे क्या समझ में आता है कि जिस तरह काइनेटिक एनर्जी इज अ वेरी इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने क्या बोला समझ में आया? वाई डू वी कॉल इट वेरी इंडिपेंडेंट? जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है सिर्फ उसका मास बता दो और वो किस स्पीड से चल रहा है वो स्पीड दे दो, काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी में ऐसा नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है। एक ऑब्जेक्ट जो अपनी फील्ड बना रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो उसके फील्ड में जा चुका है, दोनों पे डिपेंड करता है।
दोनों के बीच के अंतर पे डिपेंड करता है। एक ऑब्जेक्ट जो फील्ड बना रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो उसके फील्ड के अंदर जा चुका है, दोनों के चार्ज पे डिपेंड करेगा और दोनों के बीच के डिस्टेंस को भी। आर यू गेटिंग इट? और यहां पर क्या, ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव दिस बॉडी एंड स्प्रिंग का कांस्टेंट, दोनों पे डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी वन मैन शो नहीं है, वो काइनेटिक एनर्जी है। एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, उसी का शो है, उसी का मास चाहिए, उसी की वेलोसिटी चाहिए, खत्म। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो लोगों पे डिपेंडेंट होती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आपको ये समझ में आ रहा है? एनीवन हैज एनी डाउट? दोज ऑफ यू हु विल अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर वेल, उनका ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत ही स्मूथ होने वाला है। एंड अगर आपका ग्रेविटेशन चैप्टर स्मूथ हो गया तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। जनरली जो टीचर ग्रेविटेशन पढ़ाता है, द सेम टीचर इज गोइंग टू टीच इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर ऑल्सो, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। अभी देखो ना, एग्जाम्पल भी कितना सिमिलर था, आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चंस भी सिमिलर ही होते हैं और एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट सब कुछ मैच होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो इफ यू आर गुड at today's lecture potential energy, you will also be good at gravitation chapter, and that will make you good eventually with electrostatic also. aa raha samajh mein? And if this is true, the other thing is also true. If you are going to mess with today's topic, gravitation will be messed eventually, and that will take away the opportunity to learn electrostatic as well. Fair enough? Okay. What are we starting with? Tell me today. The topic is potential energy. मैंने आपको potential energy का एक brief दे दिया कि वो हमेशा दो लोगों पे डिपेंडेंट है। Potential energy is not a one man show. Kinetic energy is. ठीक है? तो सबसे पहले फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, वो डिफाइन नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। Then what is defined instead? The change in potential energy is defined. The change in potential energy is defined. हम फिजिक्स में कभी पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ ही नहीं पाए, तो हमने हमेशा क्या पढ़ा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है इसका मतलब, वो देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो हम ये बोलते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहते हैं हम? टेल मी एक बार। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये इस तरह से डिफाइन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन कि एक बॉडी है जिसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 2x न्यूटन, और इस बॉडी की वजह से, इस फोर्स की वजह से आपका बॉडी मूव हुआ फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 5 मीटर्स। आ रहा है आपको समझ में? एक बॉडी था, बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाया। फोर्स कितना लगाया? F इक्वल टू 2x। अब फोर्स लगा है तो बॉडी हिल सकती है, तो बॉडी हिली। कहां से कहां? 2 मीटर से 5 मीटर तक बॉडी हिली। आपका सवाल क्या है? इफ पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 2 is 10 joule, then what is the potential energy at x equal to 5? Are you understanding? अब वीडियो देखकर क्वेश्चन में क्या लिखोगे? A body is acted upon by a force equal to 2x Newton. Due to this force, the body gets displaced from x equal to 2 to x equal to 5. If potential energy at x equal to 2 is 10 joules, find the potential energy at x equal to 5. पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लेटर यूज करते हैं कैपिटल U. What is the letter? Tell me. कैपिटल U. ये आ रहा है समझ में? ये क्वेश्चन है जो आप एंट्रेंस एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो।
लेट्स नॉट लुक एट द एंटायर डेफिनेशन, लेट्स जस्ट लुक एट द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे क्या है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, नेगेटिव साइन तो क्या मैन्युअली डाल सकता है ना. फोकस करो किस पे? स्टेप 1, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, व्हाट आर वी फोकसिंग ऑन? वर्क डन बाय. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का, आई मीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट. बट ये हम कब यूज कर सकते हैं? जब आपका फोर्स कैसा हो? कांस्टेंट. यहां पर एफ कैसा है? 2x. एक्स के हिसाब से एफ बदलेगा, मतलब आपका फोर्स कैसा है? वेरिएबल चीजों में ये यूज नहीं होता. वेरिएबल में हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं एफ डॉट डी एक्स के साथ. आर यू गेटिंग इट? हेलो, आ रहा है समझ में? ओके. आपका एफ क्या है? 2x dx. इस फोर्स की वजह से बॉडी कहां से कहां गई? 2 से 5 पे. हाँ या ना? ये दो बाहर, अंदर क्या? एक्स स्क्वायर बाई 2. कहाँ से कहाँ तक? 2 से 5. ये 2 से 2 कटा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 से 4 गए 21 जूल. ये आपने क्या निकाला? ये आपने वर्क निकाला. बट मेरा काम वर्क निकालना नहीं था. कोई बात नहीं, मुझे राइट साइड मिला. अब मैं पूरा डेफिनेशन यूज करता हूँ. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? टेल मी. द डेफिनेशन इज व्हाट? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. मैं निकाल चुका हूँ 21. आर यू गेटिंग इट? पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन, ये तो मुझे चाहिए, माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पोजीशन was 10 is equal to -21. Are you getting it? ये -10 उस तरफ गया तो +10, -21 में +10, -11 जूल. ये आया आपका पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 5. डू यू गेट इट? अब अगर आपको ये डेफिनेशन याद है तो आपने एक क्वेश्चन कर लिया. आई कैन जस्ट गिव यू वन मोर क्वेश्चन विच इज अलोंग 2 डायमेंशन. अभी यहाँ पे फोर्स सिर्फ एक ही डायमेंशन में है ना. अब क्या मैं आपको फोर्स ऐसा दे सकता हूं, जैसे मान लो एफ बार इज इक्वल टू 3 i कैप प्लस 4 j कैप न्यूटन. इसके वजह से बॉडी मान लो 0,2 से 1,4 पे चला गया. सेम ही क्वेश्चन जा रहा है यार. वहां पे फोर्स दिया है, यहाँ पर भी फोर्स दिया है. वहां से आपको बोला कि 2 से 5 पे जा रहा है, इधर क्या बोला है? 0,2 से 1,4 पे जा रहा है. और मैं आपको बोल रहा हूं कि इफ यू at 0,2 is say 5 joules, then find u at 1,4 is what? आ रहा है समझ में? पक्का? प्योरली बाय डेफिनेशन. एक बार सॉल्व करके देखते हैं क्या करना है. बोलो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वर्क निकालेंगे. अच्छा, वर्क का ये तरीका काफी सिंपल था. क्या किया आपने? फोर्स का कंपोनेंट लिया और उसको dx के साथ इंटीग्रेट किया. बट यहां पर अभी फोर्स के कितने कंपोनेंट है? 2. अरे x एक्सिस पे 3 है, y एक्सिस पे, तो ऐसे केसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं हम? वर्क इज इक्वल टू, मतलब ये टोटल वर्क है, वर्क डन ऑन x एक्सिस प्लस वर्क डन ऑन x एक्सिस कैसे निकालेंगे? फोर्स का वो कंपोनेंट जो x एक्सिस पर है dx, एंड फोर्स का वो कंपोनेंट जो y एक्सिस पर है dy. आर यू गेटिंग इट? हाउ डू आई नो कि फोर्स का x कंपोनेंट क्या है? I के आगे क्या है? 3. अरे हाँ ना, तो ये आएगा इंटीग्रेशन 3dx. एंड फोर्स का y कंपोनेंट क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ 4dy. डू यू गेट इट? जाहिर सी बात है मुझे क्या रखना पड़ेगा? लिमिट्स. x एक्सिस पे देखोगे तो 0 से 1 पे गए ना, 0 से 1. y एक्सिस पे देखा तो 2 से 4. आर यू गेटिंग इट? 3 आ गया बाहर. अंदर इंटीग्रेशन में क्या? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x. ये किया था हमने. जब आपके पास सिर्फ इंटीग्रेशन dx हो, आप आगे कुछ नहीं है तो 1 समझो. फिर 1 को आप क्या समझोगे? x रेज टू 0. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? बिकम 0 + 1 अपॉन 0 + 1, मतलब x अपॉन 1. डू यू रिमेंबर?
तो 3 गया बाहर, अंदर आया x, लिमिट है 0 से 1, 4 गया बाहर, इंटीग्रेशन dy इज y, लिमिट है 2 से 4। डू यू गेट इट? ये 0 से बना ना? अरे आया ना? ये 3, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, ये 4, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2, 1 से 0 गया 1 इंटू 3, 3, 4 से 2, 2, 4 2 8 और 3 11। ये 11 जूल आपको क्या मिला? ये आपको वर्क डन मिला है। इज दैट योर गोल? नो, ये तो एक इंटरमीडिएट स्टेप हुआ ना। अब हमको क्या करना है? वी विल यूज अ डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? पहले तो पोटेंशियल एनर्जी की कोई डेफिनेशन नहीं होती। अरे हाँ या ना? तो क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। कितना आएगा? -11। यू एट फाइनल पोजीशन मुझे नहीं पता, यू एट इनिशियल पोजीशन इज हाउ मच? 5 -11। तो ये उधर जाएगा, प्लस होगा, यू एट फाइनल पोजीशन इज हाउ मच? -11 प्लस 5 इज -6 जूल। ये आपने क्या निकाल लिया? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोजीशन पे। आर यू गेटिंग इट? मतलब जब इस फोर्स के वजह से आपकी बॉडी यहां से चल के यहां पर आई, तो उसकी एनर्जी यहां से इस जगह पर चेंज हो गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब हम ये देखते हैं कि ये जो डेफिनेशन है, ये ऐसे कैसे कि मैंने बोला और तुमने मान लिया। तो वी कैन वेरी वेल स्टडी दिस यूजिंग अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल। के मान लो एक ग्राउंड पे एक बॉडी है यहाँ पर, इस बॉडी का मास है m और ये कितनी ऊंचाई पर है? h1। इसको मैंने उठा के थोड़ा और ऊपर लेकर आया, यहाँ पर मास कितना है? मास तो सेम ही होगा ना, बट अब इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? h2 हो गई। ठीक है? जैसे इस और उस क्वेश्चन में स्टेप 1 सॉल्व किया, यहाँ पर भी स्टेप 1 सेम करूंगा। क्या निकालूंगा मैं? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट कंजर्वेटिव फोर्स डू आई हैव हियर? देयर इज ओनली वन फोर्स, ग्रेविटी। तो क्या निकालेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। आर यू गेटिंग इट? वर्क डन का फॉर्मूला बताओ। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल, एंगल का कॉस। फोर्स कितना? mg। अरे यार, बॉडी का मास m है ना, तो नीचे क्या लगेगा? mg। बॉडी यहां से यहां गई है, तो बॉडी चली इतना, ये कितना अंतर है? h2 माइनस h1। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? h2 माइनस h1। आर यू ऑल विथ मी? पक्का? एंड कॉस ऑफ 180। वाई 180? mg लग रहा है नीचे, बट बॉडी गई है ऊपर। कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 इज -1। तो फिर आपका वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना आ गया? -mg h2 माइनस h1। ये आपने क्या निकाल लिया? वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। हाँ या ना? ये स्टेप 1। स्टेप 2 के लिए हम क्या करेंगे? प्रूफ करना है ना मुझे, तो ये डेल्टा पीई। तो एक काम करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। फाइनल ये बॉडी कहां पर है? अरे ऊपर है ना, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना? mgh2। जो आप स्कूल से पढ़कर आए हो mgh, वही यूज कर रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना? mgh2। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना? इनिशियली बॉडी यहां पर थी, mgh1। आपको फाइनल में इंटरेस्ट है या इनिशियल में? फाइनल माइनस इनिशियल में। आर यू गेटिंग इट? तो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? पोटेंशियल फाइनल माइनस, तो जब फाइनल और इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो mg से h2 माइनस h1 हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? आपका लेफ्ट साइड पे क्या है? डेल्टा पी, विच इज दिस। आपका राइट साइड पे क्या है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, विच इज दिस। बट अगर मैंने उसके साथ एक माइनस ऐड किया, अरे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव ही है ना, आगे तो माइनस तो डेफिनेशन में ही है। अगर वो माइनस मैंने यहां पर भी ऐड किया, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इन दैट केस ये और ये मैच हो जाएगा। अरे यार, क्या ये वर्क निकालना ये हमारे लिए कोई नई बात है? लास्ट लेक्चर में जो लास्ट के 3 क्वेश्चन किए, उसमें तो ऐसे ही वर्क निकाला था हमने ग्रेविटेशन का, तो ये कोई नई बात
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी कोई नया नहीं है, दोनों का डिफरेंस निकाला। यहां से हमने ये खाली प्रूव किया कि भाई ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है इट इज अ सेंसिबल एंड अ करेक्ट डेफिनेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर वी लर्निंग? पोटेंशियल एनर्जी के लिए लेटर क्या यूज करते हो? यू। पोटेंशियल एनर्जी का खुद का कोई डेफिनेशन, हाँ, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है। क्या है? सो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? माइनस ऑफ वर्क डन बाय, वो हमने इस एग्जांपल से प्रूव कर लिया और फिर उसके ऊपर एक एग्जांपल और दो एग्जांपल देख लिए। डू यू गेट इट? फर्स्ट वाला एग्जांपल सिर्फ एक ही डायमेंशन पे, एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों में। आई कैन गिव यू एन अनदर क्वेश्चन ऑल्सो, जो अभी आप ये लिखना और लिखते लिखते वो भी सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्स मैं आपको दे रहा हूं ऐसे, चलो, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, और इस फोर्स के वजह से आपका बॉडी 0,1,2 से 3,2,3 तक शिफ्ट हो गया। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आपको ये बोला है, इफ एनर्जी एट 3,2,3 इज 10 जूल, देन व्हाट इज एनर्जी एट 0,1,2। ये एग्जाम्पल 1 और 2 आपके सामने है, उसको आप रेफर कीजिए। पहले ये पूरा कॉपी करो एंड देन राइट नाउ। विल यू ट्राई दिस क्वेश्चन? पक्का? श्योर? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जैसे यहाँ पर सिर्फ एक्स और वाई निकाला ना, वैसे यहाँ पर क्या निकालोगे? एक्स अलग, वाई अलग, जेड अलग, टोटल वर्क निकालो। वो वर्क का जो आंसर आएगा उसके साथ क्या कंपेयर करोगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। फेयर इनफ? निकाल लोगे ये क्वेश्चन? चलो फास्ट। चलो यहाँ पे देखो, पहले क्या निकालना है? वर्क डन निकालेंगे। अब यहाँ पर वर्क डन क्या? एक्स एक्सिस पे, वाई पे और जेड पे तीन अलग अलग वर्क निकलेंगे, करेक्ट? वर्क डन ऑन एक्स एक्सिस विल बी व्हाट? टेल मी। इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स का वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस पे, उसको डीएक्स के साथ, फोर्स का वो कंपोनेंट जो वाई एक्सिस पे, उसको डी वाई के साथ, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो जेड एक्सिस पर है उसको डी जेड के साथ हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है? हाउ डू यू नो व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स? जो आई के आगे होगा, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। यहां पर एक्स लेटर दिखा इसलिए वो एक्स कंपोनेंट नहीं है, वो आई के आगे है इसलिए वो एक्स कंपोनेंट है। ये हमने पहले भी किया हुआ है। ऑन वाई कंपोनेंट व्हाट डू यू हैव? इट इज जस्ट अ वाई, एंड जेड कंपोनेंट इज जेड स्क्वायर। फेयर इनफ? पक्का? क्या चलेगा यहां पे बोलो? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ वाई, वाई स्क्वायर बाई 2, और जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा? जेड क्यूब बाई 3। ठीक है? लिमिट्स फॉर एक्स इज व्हाट? 0 to 3, 0 to 3. For y it is 1 to 2, and for z it is 2 to 3. आ रहा है समझ में? पक्का? अब अपर लिमिट डाला तो 3 का क्यूब 27/3, 9, 0 से तो कुछ होगा नहीं, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 से 2, 2, और इधर एक आएगा तो 1/2, है ना? और यहां पर क्या होगा? 3 का क्यूब 27/3, 9, 2 का क्यूब 8/3। अरे हाँ या ना? यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस इज 9 प्लस 2 में से आधा गया 3/2, है ना? एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? टेल मी। 27 माइनस 8, 19/3, और इन सबको अब क्या करना है? ऐड करना है। 1 2 3 एलसीएम इज व्हाट? 6, तो यहाँ पे इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2। ये सब आता है कि नहीं तुम लोगों को? 10वीं फेल। 6 9s are 54, 3 and 3 9, 2 and 19
38 अपॉन 6, एलसीएम 6 आएगा ना, कितना हो गया ये, 8 और 9 17, 17 और 4 21, 2 बचेंगे, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 101 नीचे 6। अगर ये 102 होता तो ये 17 आता। अभी के लिए रफली मैं 17 ले लेता हूँ जस्ट टू सॉल्व इट फास्टर। 102 होता तो ये इतना आता ना। अब ये क्या मिला आपको, ये आपको मिला वर्क डन। इज दैट द फाइनल आंसर? Now we know that potential energy final minus initial is negative of work done by the conservative force, तो उसको माइनस में लेना पड़ेगा। हेलो, नाउ ये जो दिया है 3,2,3 की एनर्जी दी है ना 10, बट ये 3,2,3 तो आपका फाइनल है, ये आपने नोटिस किया था। द फाइनल एनर्जी इज गिवन एज 10, सो दिस इज 10 माइनस यू आई इज माइनस 70। आ रहा है समझ में? ये इनिशियल वाला पार्ट नेगेटिव में उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, माइनस 17 इधर आया तो प्लस 17, 27 joules is your potential energy initial. This is what you had to notice, that you at 3,2,3 is given and 3,2,3 ये तो फाइनल है। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आया ना वो, तो ये फाइनल वाली एनर्जी दी है ना कि इनिशियल वाली। तो फाइनल के नीचे आपको लिखना पड़ेगा 10 और फिर इधर उधर करोगे, आपका कितना आया एनर्जी? अब तक के दो वैल्यूज में आपका आंसर माइनस आया था, इस बार आपका आंसर कैसा है? कहने का ये मतलब है आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है, सब कुछ हो सकता है। आर यू गेटिंग इट? आ रहा समझ में? फाइन, देन ये हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट विच इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है, लेट्स से आपको एक क्वेश्चन ही दिया है यहाँ पे कि एक रिजिड सपोर्ट पे एक स्प्रिंग लगाई हुई है और स्प्रिंग का कांस्टेंट है के, एंड देयर इज अ ब्लॉक अटैच्ड जिसका मास कितना है m, एंड आई एम टेलिंग यू कि ये जो ब्लॉक है फिलहाल है अपने मीन पोजीशन पर। इफ द ब्लॉक इज एट मीन पोजीशन, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ पे, ना ही उसको खींचा हुआ है ना ही उसको दबाया हुआ है। फेयर इनफ। अब हम क्या करने वाले हैं, मान लो किसी एक एक्सटर्नल एजेंट ने, एक्सटर्नल एजेंट मतलब बाहर से किसी इंसान ने इसको ऐसा पकड़ा और खींच के यहां तक लेकर आया, तो किस जगह पर आ गया वो बॉडी? यहां पे, और यहां से लेके यहां तक का अंतर है x1। आर यू गेटिंग इट? सो नाउ कैन यू विजुअलाइज दैट दिस ब्लॉक हैज कम हियर एंड द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड। स्प्रिंग क्या हो चुकी है? स्ट्रेच। ब्लॉक आ चुका है यहां पर, गेट इट? और अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑलरेडी ब्लॉक x1 पे, मैं उसको x1 से खींच के और x2 पे लेकर आ रहा हूं। आर यू गेटिंग इट? तो अब आपकी बॉडी कहां से कहां तक आई है? x1 से x2 तक। डू यू अंडरस्टैंड? वेयर वॉज द ब्लॉक इनिशियली? पहले इंसान ने क्या किया, उसको खींच के x1 तक लेकर गया, फिर उसने x1 पे ऐसा पकड़ के रखा है, छोड़ नहीं सकते नहीं तो अंदर चला जाएगा, तो उसने पकड़ा, फिर दूसरा आया, उसने x1 से खींचा x2 तक। आपका सवाल क्या है? आपका ये सवाल है, फाइंड द वर्क डन बाय spring force when the block moves from x1 to x2. Are you understanding the question? जब आपने ब्लॉक को x1 से x2 पर चलाया तो कितना वर्क हुआ स्प्रिंग के द्वारा, ये आपको निकालना है। ये कोई एक क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। आपको सिचुएशन समझ में आ रही है? वेयर वाज द ब्लॉक इनिशियली? मीन पोजीशन। देन फर्स्ट गाय कम्स, वो मीन से खींच के कहां पर लेकर आता है? x1 पे। फिर वो x1 पे उसने पकड़ के बैठा है, वो दूसरा आदमी आया, उसने पकड़ा और फिर उसने बोला x1 से मैं x2 तक खींचता हूं। आपका सवाल क्या है कि जब ब्लॉक को x1 से खींचकर x2 तक लेकर जाया, मतलब लेकर हम गए, उस वक्त कितना वर्क हुआ स्प्रिंग के द्वारा, इज योर क्वेश्चन। आर यू गेटिंग इट? ओके,
नाउ बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर वर्क, वर्क का हमें क्या फॉर्मूला पता है? वी नो द सिंपल फॉर्मूला फॉर वर्क इज व्हाट? इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। अरे वर्क का फॉर्मूला अपने को क्या आता है? हाँ, आपको ये फॉर्मूला भी आता है, एफ बार डॉट एस बार, बट ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए फोर्स कैसा होना चाहिए, और ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए फोर्स कैसा होना चाहिए? आप बताओ, फोर्स आपका इस परिस्थिति में कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? इट्स अ वेरिएबल फोर्स। क्यों पता है? क्योंकि जैसे जैसे ब्लॉक को राइट में लेकर जाओगे, स्प्रिंग के अंदर एक क्या डेवलप होता है? स्प्रिंग फोर्स। डू यू रिमेंबर? स्प्रिंग फोर्स इज माइनस के एक्स। तो जैसे जैसे एक्स बदलेगा, आपका स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? बदलेगा। अरे यार, आपने अगर इस ब्लॉक को ऐसे हटाया कि एक्स हो गया 1, एक्स 1 हो गया, तो स्प्रिंग फोर्स सिर्फ है माइनस के। बट अगर और खींचा, एक्स हो गया 3, माइनस 3 के, और खींचा, एक्स हो गया 5, माइनस 5 के। अरे हाँ या ना? क्या मैं बोल सकता हूं, मैं ब्लॉक को जितना ज्यादा खींचूंगा एक्स उतना बढ़ेगा, और एक्स जितना बढ़ेगा स्प्रिंग फोर्स भी उतना ही बढ़ेगा। हेलो, अग्री? ओके। सो मेरा फोर्स तो वेरिएबल हुआ ना, इसलिए मैं इंटीग्रेट करूं या डॉट प्रोडक्ट करूं? तो आपके वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। डू यू गेट इट? अब एफ का फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस के को पहले ही बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, और अंदर क्या बना? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस तरफ आपका वर्क क्या आएगा, बोलो? एक्स स्क्वायर बाई 2। अरे हाँ या ना? बट आप बिना लिमिट के तो सॉल्व नहीं कर सकते ना। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हुई? x1 से x2 तक। तो ये वर्क डन क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम x1 टू x2। नाउ यू पुट द लिमिट्स। इफ यू डू सो, वर्क डन इज व्हाट? टेल मी। माइनस के बाई 2, अपर लिमिट क्या? x2 स्क्वायर, लोअर लिमिट क्या? x1 स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये क्या मिला आपको? ये मिला वर्क डन। वर्क डन बाय whom? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का आंसर कैसा आ रहा है? नेगेटिव। वाई? स्प्रिंग खींच रहा था ब्लॉक को अंदर, फिर भी ब्लॉक तो बाहर ही गया है ना, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहां पर ये माइनस साइन है। आर यू गेटिंग इट? बट हालांकि जब स्प्रिंग उसको अंदर खींच रहा था, तो वो x1 से x2 गया कैसे? एक्सटर्नल एजेंट ने उसको खींचा है। तो अगर मैं आपसे पूछता, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, आर यू गेटिंग इट? इन दैट केस ये फॉर्मूला सेम आता, k बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? पक्का? x1 क्या है? x1 कि आप बॉडी को कहां से खींचना शुरू कर रहे हो, और x2 क्या है? आपने बॉडी को कहां तक खींचा। k क्या है? k इज सिंपल, k इज व्हाट? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहां पर वो नेगेटिव साइन नहीं है, यहां पर पॉजिटिव है। बॉडी बाहर खींच रही है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट ने बाहर खींचा, तो बॉडी गया भी बाहर, तो यहां पर ये पॉजिटिव आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आ रहा है समझ में? और एक लेवल ऊपर जाता है। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी। माइनस ऑफ k बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। x1 स्क्वायर क्या है? कि बॉडी को, x1 क्या है? बॉडी को कहां से खींचना शुरू किया, और x2 क्या है? बॉडी को कहां तक खींचना शुरू किया। अगर आप देखो तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम x1 टू x2। दिस इज डन। अब इसको एक लेयर और ऐड करते हैं। कौन सा लेयर ऐड करेंगे? जो आज पढ़ा। आज हमने ये पढ़ा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन। अरे हाँ या ना? आज ये भी तो पढ़ा हमने, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या पढ़ी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? माइनस ऑफ वर्क डन। वर्क डन बाय whom? मैंने आपको बोला था कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाते वक्त, स्प्रिंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स।
स्प्रिंग फोर्स कैसा है? इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं यहां पर ये लॉजिक लगा सकता हूं ना, पोटेंशियल एनर्जी के लिए लेटर क्या यूज करते हैं? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा यू इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। डेल्टा यू का मतलब क्या? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब क्या? स्प्रिंग फोर्स। अरे हाँ या ना? स्प्रिंग फोर्स। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो माइनस ऑफ व्हाट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स? तो माइनस के बाई टू एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। ये माइनस हमने डिराइव किया है, ये माइनस ओरिजिनल डेफिनेशन में, दोनों माइनस आपस में सेटल होंगे। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल इज व्हाट? k बाई टू एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। डू यू गेट इट? ठीक है, अब इसमें और एक लेयर ऐड करते हैं। आपने क्या बोला? x1 क्या है कि बॉडी को कहां से आपने चलना शुरू किया, और x2 क्या है? बॉडी को कहां तक चलाना शुरू कर रहे हो, कहां तक लेके जा रहे हो। अगर मैं ऐसा करता हूं, सपोजिटली द बॉडी starts from mean position and goes up to x। x1 क्या है? आपने कहां से चलना शुरू किया। इस केस में जो ब्लू से लिखा है मैंने, कहां से चलना शुरू किया है? स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो उस हिसाब से तो आपका x1 क्या आ गया? 0 आ गया, मीन से शुरू कर रहे हो। और x2 क्या है? आप कहां तक चल रहे हो। इस केस में मैं कहां तक? गोज अप टू x, मतलब मेरा x2 क्या है? तो ऐसी भी तो परिस्थिति आ सकती है। क्या ये जरूरी है आप हमेशा x1 से x2 पे जाओगे? मैं मीन से भी तो कहीं जा सकता हूं। अब अगर मैं मीन से चलना शुरू करूंगा तो मेरा x1 क्या बनेगा? 0। और अब मैं जहां तक भी जाऊंगा वो मेरा x बन जाएगा। अब इस डेटा को अगर मैंने यहां पर डाला तो फिर यही फॉर्मूला क्या बनेगा? u फाइनल माइनस u इनिशियल इज k बाई टू एक्स टू स्क्वेयर, मतलब x स्क्वेयर माइनस 0। मतलब क्या बना? u फाइनल माइनस u इनिशियल इज हाफ k x स्क्वेयर। आर यू गेटिंग इट? in 99% क्वेश्चन, क्या बोला मैंने? in 99% ऑफ योर एमसीक्यूज, यू आई मतलब क्या? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली आप कहां पर थे? मीन पोजीशन पर ना। हम अज्यूम करते हैं कि जब आपकी बॉडी मीन पर है तो आपकी एनर्जी है 0। इन 99% ऑफ एमसीक्यू वी assume that when mass is at mean position its potential energy is 0। if you put that also, अब आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो गई? तो अब आपके पास एक ही एनर्जी बची, और वो राइट साइड पे क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस बिकम्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग जो हम ऑसिलेशन में यूज करते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बट ये जो फॉर्मूला है वो कितने सारे लेयर्स से आ रहा है। पहला आपने क्या डिराइव किया कि अगर मैं x1 से x2 पर गया तो ये फॉर्मूला। आर यू गेटिंग इट? ये है वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। फिर यहां से इसको मैंने क्या किया कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का जो नेगेटिव वैल्यू है वही है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका अगर नेगेटिव वैल्यू लिया तो ये माइनस चला गया, ये बना। फिर इसमें एक और लेयर क्या डाला कि अगर बॉडी मीन से चालू करती है तो आपका x1 जो है वो 0 बन जाएगा, और मीन से जा रही है x तक तो x2 क्या बन गया? x। यहां पर डाल दो 0, यहां पर डाल दो x, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। आर यू गेटिंग इट? तो क्या बना? एक्चुअल फॉर्मूला हम ऑसिलेशन चैप्टर में भी यही यूज करेंगे। u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू हाफ के। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला, अगर आप फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पे 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 98 99 क्वेश्चंस में
आपका जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम हमेशा जीरो लेते हैं, अनलेस क्वेश्चन में बोला हो। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ऐसे हम एक क्वेश्चन टुमारो वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन जिसमें आपको ये बोला होगा कि स्टार्टिंग में ही बॉडी कहां पर है, मीन पे है, और मीन पे ही उसके पास थोड़ी सी एनर्जी है। आर यू गेटिंग इट? इन दैट केस आपको ये वाला वैल्यू डालना पड़ेगा, बट वो हार्डली कभी कोई क्वेश्चन में आता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इन 99% MCQs वी अज्यूम दैट व्हेन द मास इज एट मीन पोजीशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, मतलब आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो अज्यूम करते हैं। तो फिर ये फॉर्मूला क्या बना, U इज इक्वल टू व्हाट, हाफ के एक्स स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड? ये पूरा लिखने के बाद ये एक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर एक बॉडी है जिसका मास है 1 किलो, के का वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर। आप भी बुक निकालो, रफ पेज में ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपसे पहला सवाल पूछा है, फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम x इक्वल टू 2 मीटर टू x इक्वल टू 5 मीटर। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग at x equal to 2 is what? और तीसरा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ऐसे ही कुछ एक रैंडम नंबर ले रहा हूं, x इक्वल टू 3 इज व्हाट। ठीक है, दोनों एक ही हुआ, ये करने की जरूरत नहीं है। चलो निकालो, रफ पेपर निकालो। एंड अब मुझे ये बताओ, पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, कौन सा है ये फॉर्मूला? याद रखो, स्प्रिंग फोर्स का वर्क आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अरे आ रहा है समझ में? पक्का? क्यों हमेशा नेगेटिव ही आएगा क्या? यस। अब एक और चीज समझो, वीडियो से आप ये नोट अच्छे से लिख लेना, स्प्रिंग फोर्स का वर्क पूछा ना तो हमेशा माइनस। क्यों पता है? क्योंकि जब आप ब्लॉक को बाहर खींच रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, स्प्रिंग तो अंदर खींच रही थी, डायरेक्शन अपोजिट हुआ। जब आप ब्लॉक को अंदर भी दबाओगे ना तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट अंदर हो रहा है, अब स्प्रिंग आपको बाहर धक्का दे रहा था। अरे यार, स्प्रिंग फोर्स का तो काम ही होता है डिस्प्लेसमेंट से उल्टा चलना, तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क हमेशा कैसा आएगा? लेकिन अगर आपने ये निकाला, व्हाट इज यू, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अरे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या? हाफ के एक्स, मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट। अगर आप राइट में गए तो पॉजिटिव, लेफ्ट में गए तो, बट अगर नेगेटिव हुआ भी तभी तो स्क्वायर ही हो रहा है ना। तो नोट क्या लिखना, द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज, बट द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ स्प्रिंग इज ऑलवेज। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो आप एक जनरल नोट भी लिख सकते हो, मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव, ग्रेविटेशन चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव, और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द चार्जेस यूज्ड इन द सिस्टम। डू यू अंडरस्टैंड दिस? याद रखो एक बार, स्प्रिंग फोर्स का वर्क हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों? अरे आप बाहर खींच रहे हो तो वो अंदर खींच रहा है, आप अंदर धक्का दोगे तो वो बाहर धक्का मारेगा, दोनों हमेशा उल्टे ही चलता है। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज, बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग एंड अ स्प्रिंग, कभी भी, मैंने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी कभी एक चीज की नहीं होती, वो हमेशा एक सेटअप का होता है। तो यहां पे सेटअप क्या है? दिस इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अरे यार, सिर्फ स्प्रिंग के पास एनर्जी नहीं होती, खाली ब्लॉक है बिना स्प्रिंग के तो उसके पास भी एनर्जी नहीं है। जब स्प्रिंग और ब्लॉक आपस में जुड़े और फिर आपने खींचा या दबा दिया तो उस सिस्टम का क्या निकलता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये सारी चीजें वीडियो से देखकर जितनी हो सके उतने नोट्स बना लेना। क्या लिखोगे? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, नो, ब्लॉक, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, उसकी एनर्जी है वो हाफ के एक्स स्क्वायर। वो भी कब? ये भी तब जब आपने क्या अज्यूम किया है कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है?
और ये भी कब, जब आप मीन से कहीं जा रहे हो। अरे यार, और अगर ये सारे अजम्पशन निकल गए तो फिर ये है फॉर्मूला, एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू के बाई टू एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। एक्स वन मतलब क्या, आपने बॉडी को कहां से चलाना शुरू किया, एक्स टू मतलब आप बॉडी को कहां तक भेजने वाले हो, यू आई मतलब क्या, इनिशियल। इनिशियल मतलब क्या, जब बॉडी एक्स वन पे थी उस वक्त कितनी एनर्जी थी। अरे यार, और एक्स यू एफ मतलब क्या, जब बॉडी एक्स टू पर पहुंचेगी तब कितनी एनर्जी होगी। ये है एक्चुअल फॉर्मूला। आर यू अंडरस्टैंडिंग। अब अगर आपने बॉडी को मीन से चलाया तो एक्स वन क्या बन गया, जीरो, और एक्स तक चलाया तो एक्स टू क्या बन गया, एक्स, तो ये फॉर्मूला ये बन गया। और अगर आपने इनिशियल एनर्जी, जब आपकी बॉडी कहां पर थी, मीन पर, अगर उसको जीरो अज्यूम कर लिया तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा। आर यू गेटिंग इट। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वेयर द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम मीन अंडर द assumption that potential energy at mean position is zero। तो फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, ऑलवेज पॉजिटिव। डू यू अंडरस्टैंड दिस, आ रहा है समझ में। व्हाट आई मेंट इज लास्ट का पार्ट थोड़ा सा हैवी है, बट इफ यू listen to that on a repeat mode or you just listen to it once, write it nicely and then read 10 times, then ये आपको समझ में आ जाएगा। आ रहा है समझ में। तो द बेस्ट एंड द मोस्ट जनरल फॉर्मूला इज दिस। इस फॉर्मूला को कैसे याद रखना है वो भी समझो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, के बाई टू एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। एक्स वन मतलब क्या, आपने बॉडी को कहां से चलाना शुरू किया, एक्स टू मतलब आप बॉडी को कहां तक चलाने वाले हो, यू आई मतलब क्या, इनिशियल एनर्जी कब की, जब बॉडी एक्स वन पे थी, और यूएफ मतलब क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कब की, जब बॉडी एक्स टू पर पहुंच जाएगी। आर यू गेटिंग इट। और फिर उसको थोड़ा और फिल्टर किया तो फाइनली ये आपको आंसर मिलता है। 99% ऑफ द क्वेश्चन में यही यूज होता है, बट आपको ये पता होना चाहिए। कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आप घूम जाओगे अगर आपको ये नहीं पता है तो। डू यू गेट इट। फाइन, दैट इज ऑल फॉर टुडे, वी आर डन फॉर दिस, एंड वॉच इट, राइट इट, वी विल मीट टुमारो।